नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। होली का माह है और रंगों का त्योहार है। इस बार की होली को सियासी होली के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि चुनाव होने हैं और बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा जो हमेशा से यहाँ की राजनीति में एक्टिव रहता था, सक्रिय भूमिका में रहता था, वो अब राज्यपाल के पद पर जा चुका है। ऐसे में सियासी हलचल बहुत ज्यादा यहाँ पर होने लगी है। तमाम उन शख्सियतों से हम मिल रहे हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करते हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वल्लभनगर से प्रभारी के पद पर है, बीजेपी के प्रभारी हैं और साथ ही आपको बता दें कि पिछले चुनावों में भी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। बहुत अच्छी उनकी एक पॉजिटिव जो ये कहें कि जनता के बीच में उनकी एक छवि बनी है और अब तब से लेकर अब तक का ये सफर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उनका जारी है। युवाओं के नेता उन्हें कहा जाता है, युवाओं को उन्होंने काफी रोजगार दिया है। सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत थे और धीरे धीरे प्रेरित होकर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और आज की आपकी खुद की भी सिक्योरिटी की कंपनी है। हमारे साथ मौजूद हैं वल्लभनगर से बीजेपी प्रभारी हिम्मत सिंह जी झाला साहब। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार। चूंकि आपने बताया कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड एक किसान बैकग्राउंड था, तो कैसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, कैसे आपने उस पृष्ठभूमि से निकलकर आज एक बिजनेसमैन के रूप में आप जाने जाते हैं, युवाओं का नेता आपको कहा जाता है, तो कैसे ये मानस बना कि उस बैकग्राउंड से निकलकर यहाँ आ पाए? सबसे पहले तो आपको, उदयपुर न्यूज़ परिवार को, पूरे उदयपुर जिले और वल्लभनगर के समस्त विधानसभा क्षेत्रवासियों को होली और नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कृतिका जी, बिल्कुल सामान्य परिवार से जीवन की शुरुआत हुई। पिताजी मेरे राजस्थान पुलिस में एज ए कांस्टेबल 1975 में भर्ती हुए और एक सामान्य राजपूत किसान परिवार में जन्म होने के बाद 5 भाई बहन में सबसे छोटा मैं हूँ। लेकिन शुरू से ही, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग जो बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण युवाओं को शुरू से ही एक मन में रहता है कि वो महानगर या कुछ शहर में जाके कुछ न कुछ तो ऐसा करे जिसकी वजह से उसके परिवार और उसके गांव का नाम हो। तो यही भावना एक शुरू से थी। क्या करना, कैसे करना, नहीं करना, इसका कोई डायरेक्शन, मार्गदर्शन नहीं था, क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा है। आज भी वहाँ पे 500 लोगों 700 लोगों की आबादी का गांव है जी। और एजुकेशन दृष्टि से बात करें तो आज भी वहाँ 5वीं तक स्कूल है। इस साल सरकार ने, मेरे चुनाव लड़ने के बाद हो सकता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बना हो, तो इस साल 8वीं तक उन्होंने कर दिया। इसके लिए भी उसका गवर्नमेंट का धन्यवाद। लेकिन ऐसे सामान्य गांव से निकलकर हम जैसे लोग जब शहरों में आते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत कुछ करने की उम्मीद होती है, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है। प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम करें तो करें क्या। और मार्गदर्शन, हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे पिताजी खुद 8वीं पास है। माता जी मेरी आज भी साइन, अपना साक्षर सिग्नेचर करना जानती है, सिर्फ वो भी मैंने सिखाया उनको, कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी। तो हमें पेरेंट्स का गाइडेंस तो मिलता नहीं था। जो कुछ करना था हमें बड़े होके हमें खुद को करना था और खुद को कुछ करने की तलाश में मैं मेरी बात करूं तो मैं दिल्ली जैसे शहर में चला गया। और आप जैसा ही एक स्टूडियो और ऐसा ही न्यूज चैनल, एक स्टार न्यूज हुआ करता था चैनल, अब एबीपी न्यूज हो गया जी। तो मेरे को वहां पे सबसे पहले प्रारंभ में सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला जी। तो मैंने कहा कि गांव जाने से अच्छा तो जो काम मिल रहा है उस काम को अपने हाथ जोड़कर माथे पे लगाकर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का पद वहां ज्वाइन कर लिया। लगातार 3 वर्षों तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर गांव से आए हैं तो मन में रहता है, कुछ ड्रीम्स बनते हैं, कुछ सपने बनते हैं, कुछ चीज़ों को पाने की आपकी चाहत होती है। तो उसके लिए आप मेहनत करते हो कि माँ बाप को अच्छा आराम देंगे, हमारे गांव का नाम होगा, हमारा नाम होगा। तो ये सब चीज़ें मन में एक ललक थी कुछ अलग से करने की। भगवान ने भी, कोई ईश्वर की शक्ति थी हमारे ऊपर, सावरा सेठ और श्रीनाथ जी की कोई कृपा हुई जी। तो मेरे को सिक्योरिटी कंपनी बनाने का मौका मिला। पहली बार 2008 में मैंने जब सिक्योरिटी कंपनी बनाने का सोचा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि ये काम मैं क्यों करूं। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे जो महानगर या शहरों में आते हैं, सबसे इजी काम अगर उनको कोई मिलता है तो वो चौकीदार का मिलता है। तो मैंने कहा चौकीदारी बन के अपने जिंदगी की शुरुआत करें जी। बाद में मुझे लगा कि जब मैं चौकीदार बन गया, मुझे बहुत इजी काम मिल गया। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग जो है महानगर में आते होंगे और उनको काम नहीं मिलता होगा। ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब मेरे पास, मेरे फोन में अगर आप कहें तो ये आप पे स्लिप दे सकते हैं, जो स्टार न्यूज 2006 में मैंने काम किया और इसके अंदर पहली तनख्वाह मेरी जो है वो 4920 रुपये आई।
उन 50-20 रुपया मुझे पहला मिला और मैं इसको इसलिए संभाल के रखता हूँ कि ये मेरी जिंदगी की पहली खरी मेहनत थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया और संघर्ष करके हम 5 भाई बहन को बड़ा करके इस लायक बनाया, तो मेरी पहली मेहनत से मैंने ऐसे चौकीदार ईमानदारी से पैसा कमाया। वो पैसे मेरे लिए आज भी इतना मायना रखता है कि वो क्या मिल गया मुझे, पता नहीं क्या मिल गया कि मैं दिल्ली में गया और मुझे स्टार न्यूज जैसे चैनल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मेहनत से मैंने 5,000 रुपये अपने परिवार के लिए कमाया। लेकिन आज एक युवा जो वल्लभनगर से निकलता है, ये सपना देखता है कि महानगर में काम करेगा और जो काम मिला उसे उसने अपने सराखों पर रखा, लेकिन आज लगभग कई युवाओं को आपने रोजगार दिया है, कैसा महसूस करते हैं? और इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक आपकी टाइगर सिक्योरिटी कंपनी भी है। ये सब आप बड़े जितने भी मेरे माँ बाप, मेरे गुरुजन और जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, उन सबकी दुआओं से हुआ है। और बिल्कुल सही बात है, मैं बैंकिंग सेक्टर मेरा कोर बिजनेस है और मैं ये कह सकता हूँ इसकी रैंकिंग तो हमारे कापसी वगैरह बनी हुई है, वो डिसाइड करती है। लेकिन इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर का मेरा टाइगर फॉर इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है वो टॉप 10 सिक्योरिटीज में आती है। उसकी करीब मेरे पास अप्रोक्स 20,000 के आसपास की मैन पावर है जी। और 20,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया। एक भी बच्चा बड़े परिवार का नहीं है। आप मानते हैं कि चौकीदार की नौकरी कोई बड़ी डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसी फैमिली का तो नहीं करेगा, या किसी पॉलिटिशियन का बेटा तो सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सामान्य श्रेणी जो 3rd 4th क्लास की नौकरी करने वाला, उसका बेटा होगा, या किसान होगा या उसका बेटा होगा, या मजदूर होगा उसका बेटा होगा। तो मेरे को लगा कि मैं कैसे मेरे जैसे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दूं, तो सिक्योरिटी बिजनेस को मैंने चुना और आज आपके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में टाइगर फॉर इंडिया लिमिटेड का ऑफिस है और पूरे भारतवर्ष में करीब 20,000 लोगों को हमने रोजगार पे लगा रखा है। तो टाइगर 4 ही नाम क्यों रखा है इसका? एक्चुअल में ये लास्ट टाइम उदयपुर न्यूज ने मुझे पूछा और आप बार बार पूछेंगे तो मैं आपको वही बोलूंगा कि हम 4 भाई थे। गांव में हमारे दादाजी की 2.5 बीघा जमीन थी। तो जनरली पिताजी क्योंकि पुलिस में थे और पुलिस की तनख्वाह कितनी थी पहले, क्योंकि पिताजी 1975 में भर्ती हुए, तो एक सामान्य कांस्टेबल के घर में 5 बच्चों का परिवार और अपना परिवार, बुआ और बड़े पापा और सब मिला के करें तो हम 18-20 लोगों का परिवार होता था। 20 लोगों को परिवार के चलाने के लिए 5,000-6,000 रुपए की तनख्वाह पिताजी पाते थे। और क्योंकि वो 8वीं पास थे और वो खुद इतने गरीब बैकग्राउंड से उठे कि उन्होंने 1 रुपया प्रतिदिन एक तालाब की मिट्टी डालकर नौकरी करी और जो उनके मेट थे वो भी आज जिंदा, वो हमें स्टोरी बताते हैं। उसमें हम तो थे नहीं इस दुनिया में, लेकिन बताते हैं कि पिताजी ने हमारे 1 रुपया प्रतिदिन के मिट्टी डाल के हमें बड़ा किया। और गांव पृष्ठभूमि थी, खेतीबाड़ी की जमीन ज्यादा नहीं थी क्योंकि भाइयों के हिस्से होते होते। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक सामान्य राजपूत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे राजपूत किसान परिवार में जमीनें ज्यादा नहीं होती हमारे पास जी। थोड़ी बहुत जमीन होती, 2.5-3 बीघा जमीन हमारे दादाजी की, हमारे पिताजी के हिस्से में पड़ी। तो गांव में जनरली पिताजी के यार दोस्त हंसी मजाक में उनसे बात करते थे, वो इंटेंशनली नहीं बोलते थे कि रतन सिंह तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो इन बच्चों के मकान बना लोगे तो फिर खेती कहाँ करोगे। तो वो पिताजी मेरे उस समय उनको बोलते थे कि अगर मैं इनको पढ़ा लिखा के काबिल बना दूंगा तो ये 4 टाइगर है मेरे लिए। अच्छा। तो टाइगर वर्ड हमने अपने पिताजी से कॉपी किया है बचपन में और टाइगर फॉर नाम रखा है। तो बिल्कुल अब टाइगर जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है। और जैसा कि आपने फरमाया कि किसान परिवार से थे, आपने अपना स्टार्टअप खुद किया, आज एक जानी मानी कंपनी आपकी है, तो राजनीति में कैसे आपने मूव ऑन किया? ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखो 2012 में देश की दशा और दिशा बदलने का काम एक व्यक्ति ने किया, उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मोदी जी को मैं मेरे लिए पर्सनली, इसको अदरवाइज लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो मैं भगवान की तरह उनकी पूजा करता हूँ। उन्होंने एक इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। वो कैसे किया? आज तक जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने देश डेवलपमेंट का काम किया होगा, लेकिन एक गांव के सामान्य आदमी की क्या समस्या हो सकती है, एक गांव की महिला कैसे दुखी हो सकती है। देखो मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं जब पढ़ के आता था स्कूल में तो दोपहर बाद खाना खाते ही सबसे पहले हमारा काम होता था कि लकड़ी सबसे पहले बिन के लाओ, एक टोपला भर के हम लकड़ी लेके आते थे, उससे अगले दिन सुबह का हमारा खाना बनता था। और आज बारिश हो रही है आपके स्टूडियो के बाहर, ऐसे बारिश हो जाए तो वो चूल्हा नहीं जलता था। बिल्कुल। मेरे माताजी उस समय हमारे, क्योंकि हमारा 7 बजे का स्कूल होता था और 3 किलोमीटर हमारे गांव के ही पास घोटीपा
8वीं तक स्कूल वहीं था, क्योंकि 5वीं तक स्कूल मेरे गांव में था। तो हमें 3 किलोमीटर पैदल जाना होता था। साइकिल खरीदने के हमारे पास, पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो साइकिल हमें मिली नहीं। एक साइकिल थी परिवार में, तो मेरे से बड़े वाले भैया थे, वो उसको लेके जाते थे, वल्लभनगर जाते थे, क्योंकि वो पढ़ने के लिए। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम साइकिल एक और खरीदें और वो मुझे दे। तो हम 3 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो लगभग हमें 6 बजे निकलना पड़ता था। तो अच्छा था, हमारी मॉर्निंग वॉक भी वहीं से स्टार्ट हो गई। उसके बाद दोपहर में आने के बाद खाना खाते ही सबसे पहला काम होता था कि हमें एक टोपला भर के लकड़ी का लेके आना। ये प्रैक्टिकल गांव की लाइफ बता रहा हूँ। और वो लकड़ी गिल्ली हो जाती थी तो माताजी से चूल्हा नहीं जलता था। मैं उज्ज्वला योजना से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा, इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने वास्तव की प्रॉब्लम सुनी। बिल्कुल। सिलेंडर लेने के लिए कृतिका जी, हमारे यहाँ पे मेरे पिताजी ने पुलिस लाइन से 2001 या 2 में सिलेंडर लिया होगा भारत गैस का। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 8 घंटे लाइन में लगा। 8 घंटे तक मैं लाइन में लगा, तब जाके हमें एक सिलेंडर मिला। तो मेरे से भी नीचे वाले जो सामान्य गरीब परिवार के लोग, जो 80 करोड़ संख्या कम नहीं होती है, इतने लोग जो कमजोरी और गरीबी से नीचे रह रहे हैं, उनको घर पे जाके सिलेंडर दे दिया। 2008 में मेरा अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे पसीने छूट गए थे। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। उदयपुर के SBI प्रताप नगर अकाउंट में मैंने अपना अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम 4 दिन चक्कर लगाया जी। तब जाके मेरा अकाउंट खुला। जबकि मैं उस समय पढ़ा लिखा था, मेरे अंदर समझ थी, तो मेरा अकाउंट नहीं खुला। एक गांव के सामान्य आदमी का घर आके बैंक मैनेजर अकाउंट खोल रहा है। तो मैंने सोचा कि, क्योंकि मैं आपको वापस बताऊं कि मेरा पृष्ठभूमि बिल्कुल ग्रामीण रहा है, तो मेरा गांवों से अटैचमेंट था। मैं महानगर चला गया, मैंने वहां जाके कंपनी स्थापित कर ली, वो सब कुछ। लेकिन मेरा मन में महीने में, उस समय भी महीने में 10 दिन में अपने गांव रहता था। अब तो राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद मैं गांव में ही रहता हूँ। आज भी मेरा मकान उदयपुर में नहीं है, ये बात किसी को विश्वास नहीं होती है। लेकिन मैं उदयपुर में रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मकान नहीं बना सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। महानगर में मैं रहा, वहां मैंने सिटी की जिंदगी देख ली। कोई जीवन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। गांव में सुबह उठते ही 25 आदमी तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। उनके हालचाल जानना, उनकी प्रॉब्लम्स, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को मैं जान जाऊंगा तो मुझे कल राजनीतिक क्षेत्र में अगर आगे बढ़ूंगा तो मुझे प्रॉब्लम सोल्व करने में दिक्कत नहीं है। यही मोदी जी ने किया। तो मैं मोदी जी की कार्यशैली से इतना प्रभावित हुआ, तो मेरा मन तो था कि राजनीति में जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जल्दी राजनीति में आ जाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा जी। तो मोदी जी से प्रभावित होकर राजनीति में आपका आना हुआ, और राजनीति की शुरुआत भी आपकी उस जगह से हुई है जहां कहते हैं कि कब राजनीति करवट ले ले कुछ नहीं कह सकते, और किसी को अगर राजनीति सीखनी है या राजनीति में पत्रकारिता सीखनी है तो वल्लभनगर जैसी जगह उसको जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात आपने अब तो मैं, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ चुका हूँ, बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं, कैसे मुझे भी पता लग गया। लेकिन हमारे चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद CP जोशी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा मेरा योगदान रहा। योगदान मीन्स मैंने उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ। 2014 में वो पहला इलेक्शन जीते, मेरा कोई परिचय नहीं था। 2015 में मैं उनसे एज ए बिजनेसमैन दिल्ली में एक मुलाकात करने गया कि वो मेरी लोकसभा के सांसद हैं, तो मेरे को उनको मिलकर सम्मान करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप भी दिल्ली आएंगे और मैं दिल्ली में हूं तो मैं आपका वेलकम करूंगा। उसके नाते मैं वहां उनका स्वागत करने मिलने गया। लेकिन जब मोदी जी की ये योजना लागू करने के लिए, और मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया, जिनका बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड भी एक किसान परिवार से, और एक पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव लड़के वो सांसद तक का सफर तय किया। और जब मैं उनके साथ आधा घंटा बैठा और ग्रामीण क्षेत्र की बातें हुई, तो उन्होंने गांवों के लिए जो उनके मन में योजना थी, उस समय तो सांसद बने ही थे, तो गांवों के बारे में जैसा वो सोचते थे, गांवों की प्रमुख समस्याओं के बारे में वो बात करते, वो मोदी जी से सीधा सीधी कॉपी। तो मैंने सोचा, जब मैं CP जोशी साहब से मिला तो उनके विजन देख के भी मेरे को लगा कि एक ग्रामीण एरिया पृष्ठभूमि के बारे में ये सब लोग ऐसा कैसा सोचते हैं। तो मैं दिल्ली में रहता था, पिछली सरकारों का भी राजनीतिक दृष्टिकोण मैंने बड़ी नजदीक से देखा जी। तो पिछली सरकारों में इनकी चर्चा ही नहीं होती थी। गांव के बारे में कोई विषय कभी प्लानिंग नहीं होता था, कभी मंत्रालय में इसका डिस्कस नहीं होता था कि गांवों को कैसे डेवलप किया जाए। हमेशा भारत का डेवलपमेंट, भारत के अंदर ये होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मेरी पृष्ठभूमि गांवों से थी तो मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं प्रभावित होकर मैंने राजनीति में आने का निर्णय मन तो बनाया था। लेकिन मेरा यह था कि मैं 2029 में 45 साल का हो जाऊंगा, और क्योंकि व्यापार मैं अकेला ही मेरे परिवार में कमाने वाला और काम करने वाला व्यापारिक दृष्टि से था, बाकी सब गवर्नमेंट जॉब में। मेरे ब्रदर, एक भाई मेरे
राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर थे। जी। एक उनकी डेथ हो गई अभी 2 साल पहले। और एक भाई मेरे इंडियन आर्मी में सिपाही थे। जी। एक भाई मेरे आज भी सीआरपीएफ में नीमच में एज ए सिपाही कार्यरत है। मेरे एक सिस्टर है, उनके हस्बैंड आज भी राजस्थान पुलिस में सिपाही का काम करते हैं। तो मेरे को मेरे परिवार को जरूरत थी मेरी, और मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करूं, और जब मेरा परिवार वेल सेट हो जाएगा पूरा, तब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊंगा। तो 2029 या 34 में मेरा मूड था कि मैं राजनीतिक में आके अपने वल्लभनगर क्षेत्र के लिए, या जो भी मुझे मौका मिलेगा राजनीतिक दायरे से, वहाँ जनता के बीच में रह के अपने किसान भाइयों की, गाँवों के भाइयों की कुछ सेवा करूँ। तो वल्लभनगर की राजनीति के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी बीजेपी से जिन्हें भी टिकट नहीं दिया गया वो बागी होली है। चाहे जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर साहब की बात कर लें तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जनता सेना के नाम से और चुनाव लड़ा। पिछले चुनावों में बात करें कि उदयलाल जी डांगी को जब टिकट नहीं मिला तो वो भी बागी हुए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने की। लेकिन इस बार यदि टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप एक प्रबल दावेदार के रूप में जाने जा रहे हैं। तो यदि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए कृतिका जी, पार्टी मेरी माँ है। हाँ। ये बात कह के मैं पब्लिक के बीच में इतने साल से घूमूं, इतने टाइम तक घूमूं, और पार्टी मुझे एक छोटी सी चीज नहीं दे। टिकट मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, और मैं अपनी माँ के सीने में खंजर गोप दूं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं उन लोगों को भी एक चीज, सबको, मैं पर्टिकुलर किसी पे नहीं कहना हूं जी। हम जब जनता के बीच में जाके जिस पार्टी के सिंबल इस कमल के फूल पे हमें लोग जानने लगे, इस उदयपुर न्यूज के स्टूडियो में हिम्मत सिंह आके बैठा है तो एज ए बिजनेसमैन नहीं बैठा है, एज ए भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रत्याशी आके बैठा है जी। तो जिस निशान की वजह से हमारी पहचान हुई, जिस पार्टी की वजह से हमारी पहचान हुई, हम उस पार्टी को खत्म करने का काम कैसे कर सकते हैं? सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा, और सोचना भी नहीं चाहिए। मेरा तो सबसे यही कहना है कि टिकट मिले या नहीं मिले, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, वो जीवन भर है, तो कार्यकर्ता बनकर जीवन भर काम करने में हमें क्या बुराई है? और रही बात टिकट की, मैं पिछला उपचुनाव लड़ा हूं आपके सामने जी। मेरी जो मर्जी पोजीशन रही है, जैसा जो रहा है, लेकिन पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैंने उस सम्मान को भगवान का आशीर्वाद समझकर माथे पे लगाया है, और उस दिन से मैं पार्टी के लिए पूरे क्षेत्र में जो मेरे से हो सकता है, जो मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो मेरे जितना जाके मैं पार्टी को बिल्कुल बूथ लेवल, बूथ से भी पन्ने लेवल पे ले जा सकता हूं, उतना प्रयास कर रहा हूं। मैं क्योंकि एक बहुत छोटे घर से आता हूं, ना तो मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड है, ना मैं किसी राजघराने से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरे कार्य की सराहना कुछ लोगों को नहीं दिख रही है, और कुछ लोगों को इसलिए नहीं दिख रही कि उनको लग रहा है कि यार एक छोटे से गांव से आदमी आया है, पिछली बार पता नहीं कैसे टिकट मिल गया होगा। अरे ये पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये उस आदमी को ढूंढती है जो पार्टी के लिए रात दिन काम करता है, न कि टिकट के लिए काम करता है। तो मैं जब से हारा हूं तब से मैं रात दिन पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। बिल्कुल। तो मुझे पता है पार्टी सम्मान देगी, पार्टी मुझे टिकट देगी, सहर्ष तन मन पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ेंगे, और नहीं दिया तो जिसको मिलेगा उसके साथ तन मन धन से खड़ा होकर पार्टी को चुनाव जिताएंगे। लेकिन 2023 में वल्लभनगर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये निश्चित है। आज उदयपुर स्टूडियो में बैठ के मैं आपको ये बात बोलूँ। पिछले चुनावों में भी आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लगभग 21,500 के करीब आपको वोट मिले थे। जो चुनावी मैदान में जो बागी हुए हैं लोग बीजेपी से, उदयलाल डांगी हैं, रणधीर सिंह भिंडर है, उनका यही कहना है कि हम तीनों एक ही हैं, चाहे वो अलग संगठन से जुड़ गए लेकिन फिर भी वो एक ही मानते हैं। आज भी बीजेपी छूटी नहीं है उनसे। आप मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं या पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ। लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी की पोजीशन अच्छी नहीं रही थी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। उसका कारण मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आना एक बहुत बड़ा कारण था। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, मेरे अंदर एक राजनीति का IQ लेवल जो होना चाहिए वो नहीं था, और मैंने चुनाव लड़ने का मानस बना लिया पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं मैं काम कर रहा हूं, तभी पार्टी ने मुझे टिकट दिया कि भारतीय जनता पार्टी है, अपने वर्कर को टिकट देती है, अपने काम करने वालों को टिकट देती है। लोगों की गलतफहमी है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे देती है। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है, किसी का भी टिकट काट सकती है। उल्टा बोलो आप जी, किसी का भी टिकट काट सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं चलता है। वो कांग्रेस 1952 से एक ही परिवार को टिकट दे रहा है। मैं तो कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ कि तुम लोकतांत्रिक पार्टी हो या राजतांत्रिक पार्टी हो। आज भी हमारी वल्लभनगर तो आजाद नहीं हुई, एक ही परिवार। पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी सहन करी,
और आजादी के बाद हम एक ही परिवार की गुलामी सहन कर रहे हैं। तो क्या वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वहां कांग्रेस के योग्य कार्यकर्ता नहीं है जिनको टिकट मिले लड़े? भारतीय जनता पार्टी ने महाराज साहब रणधीर सिंह बिंडर को टिकट दिया तो तीन चार चुनाव वो लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद गणपत जी मेनारिया को टिकट दिया, उसके बाद उदयलाल जी को टिकट दिया, उसके बाद मुझे टिकट दिया। आप देखो कितना फेरबदल, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से कई चेहरे बदल गए। कल हिम्मत सिंह का चेहरा रहे या नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वही रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसको समझने के लिए कीर्तिका जी कांग्रेस को, अब मुझे लगता है क्योंकि जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश की गरीब कल्याण योजनाओं के पे काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी काम कर रहे हैं, राजस्थान प्रदेश की बात करें तो हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छा काम हुआ है। और आज जिले में हम बात करें तो हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी बढ़िया काम कर रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवर सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्यकाल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में पद के लिए व्यक्ति काम नहीं करता है, और जो पद के लिए काम करता है भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनने के लिए काम करते हैं। जी, एक उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी, जहां बीजेपी की पहले हुई थी वहां कांग्रेस की भी हो गई। देखो, मेरी पार्टी की जब जमानत जब्त हुई तो लोग मेरे पे कटाक्ष करते थे जी कि पार्टी की जमानत जब्त करने वाला कैंडिडेट कहां से लाए। तो मैंने उसी दिन 4 तारीख को एक होली मिलन समारोह रखा, दिवाली मिलन समारोह, और मैंने अपने सारे कार्यकर्ता जो वरिष्ठ वहां विराजमान थे सबको प्रणाम करके मैंने आशीर्वाद लिया और मैंने उनको एक ढांढस बंधाया कि जमानत जब्त हो गई है पार्टी की, अब जो होना था वो हो गया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आने वाले टाइम में पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे कार्य करें, आप सब लोग अपनी अपनी राय दें। और उनकी राय और उनके आशीर्वाद को मैंने ग्रहण किया और 6 महीने बाद हमारे यहाँ पे एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे चुनाव, मेरे विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई जी। और उसी सीट पर 6 महीने बाद, ये जनता जनार्दन है, हाँ। ये जनता भगवान है, और ग्रामीण लोग मूर्ख नहीं है, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग मूर्ख नहीं है, हम सब समझते हैं, लेकिन हमारा कन्विंसिंग पावर उस समय कमजोर था। हमने लोगों को जाके अपना विषय वस्तु बताया, पार्टी की योजना बताई, प्रधानमंत्री जी के आवास को बताया, हमने उज्ज्वला लाभार्थियों से मिले, हमने सिर्फ एक काम किया उसमें, हमने प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में क्या कार्य किया देश में और कैसे डायरेक्ट बेनिफिट हमारे लोगों को मिला, वो हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया, लोगों को समझ में आया, वहां की जनता को समझ में आया, और जनता ने कांग्रेस की जमानत जब्त कर दी। तो उस दिन से मेरे ऊपर से एक टेढ़ हट गया जमानत जब्त वाला कि विधानसभा में मेरा जमानत जब्त हुई तो तुम्हारी पंचायत समिति में हुई है, आगे जनता विधानसभा में भी तुम्हारी जमानत जब्त कर देगी। तो कम से कम ये किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के भी, कोई भी व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है, ये जनता जनार्दन है, हाँ। ये जनता भगवान है, और ये कभी भी किसी को उठा के ऊपर बिठा देती है, कभी भी नीचे बिठा देती है, इसलिए जनता को प्रणाम करके अपने अच्छे भाव से काम करना चाहिए। देखिए, अभी 4 पार्टियां वल्लभनगर क्षेत्र में है, देखा जाए तो आने वाले समय में फिर बागी हो जाए कोई और निर्दलीय लड़ ले तो बात अलग है, लेकिन आप क्या सोचते हैं पहले नंबर पे आने के लिए किस किस तरह के जतन जो है वो अब हिम्मत सिंह जी को पूरी हिम्मत के साथ में चुनावी रण में करने की जरूरत पड़ेगी? आप पूरा टेस्ट ले रहे हो मेरा अगर का कोई सवाल ही नहीं है। आपके स्टूडियो में बैठ के मैं एक बात बोल रहा हूँ, चौथी पार्टी भाजपा का अब खंडन नहीं होगा, भाजपा अब नहीं बिखरेगी, भाजपा जहां है वहां है। मैं मेरे पूरे जोरों शोरों से पूरी दावेदारी करूंगा, हाँ। मैं पूरी मेहनत दिल से पार्टी के पैटर्न पे कर रहा हूं, बिल्कुल। पार्टी ने संगठन के जो काम मुझे दिए उसको मैंने धरातल पे ले जाके किया है। उसके अलावा भी अगर मेरे में कोई कमी रह जाती है और पार्टी मुझे इस योग्य नहीं समझती है कि इस बार के लिए इस कैंडिडेट को उतारें या नहीं उतारें, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पार्टी को मां कह के फिर मैं मां के सीने में खंजर घोंप दूं। मैं स्वाभिमान और एक, मैंने आपको बताया मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूं, और हम गांव के लोग सब समझते हैं हमारी इज्जत। बाजमा जैसे गांव का आज राजस्थान जैसे पटल पे नाम हुआ तो इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। मेरे पिताजी को और मुझे कोई जानने लगा है तो इस पार्टी की वजह से जानने लगा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कोई चुनाव लड़ूं ये तो आप भूल जाओ। रही बात दूसरे तरफ काम करने की, अभी हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली जी। हम हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पे गए, हर एक हमने लगभग 45,000 लोगों से कांग्रेस सरकार के खिलाफ मिस कॉल करवाया। हाँ। हमने ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं छोड़ी जहाँ पे हम जाके रुके नहीं। हम लोगों के बीच जन आक्रोश का कितना लाभ इस बार के चुनाव में आप आपको वही बता रहा हूँ
कि टोटल 283 बूथ में से अब 2 बूथ कम हो गए हैं, 283 बूथ टोटल हमारे यहाँ हैं और 450 लगभग राजस्व गांव हैं। मैं 450 गांव का प्रवास कर चुका हूँ जी। और 450 गांवों में कौन कार्यकर्ता मेरा है ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब तो वक्त ही बताएगा, मतलब चुनाव आएगा। पर्सनली अब आप जानते हैं हर एक गांव को, क्योंकि मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ उस पार्टी का पैटर्न ही यही है। हाँ। हमारा पैटर्न है हम अपना बूथ और पन्ना मजबूत करें। हमारा पैटर्न ये नहीं है कि हम स्टूडियो में बैठ के, मेरे हिसाब से मेरे चुनाव के बाद पहला इंटरव्यू है। और आज वो भी क्योंकि होली मिलन के लिए आपने मुझे बुलाया और मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे सवाल करेंगे, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे पार्टी ने जो योजना बनाई, जो मोदी जी की योजना थी, उसको हम जाके लोगों को समझा रहे हैं और इस जनता जनार्दन का आशीर्वाद 2023 में मिलेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरी 14 महीने की मेहनत, मेरे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में छोटा मोटा मेरे से काम करते हुए गलती हो सकती है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। मेरे सीनियर का हमेशा मैं सम्मान करूंगा, मेरे सीनियर कार्यकर्ता का हमेशा मैं सम्मान करूंगा। और पार्टी को ऐसी जरूरत पड़ी कि पार्टी के लिए मुझे एक बार के लिए पीछे हटना पड़े और किसी को आगे करना पड़े, मेरे किसी, लेकिन कार्यकर्ता होगा वो भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक बनेगा, ये निश्चित है। तो होली की शुभकामनाओं के साथ अपनी जनता जनार्दन को आज उदयपुर न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बार आप सबसे हाथ जोड़कर इस होली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये 2023 हमारे लिए चुनावी साल है, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप खूब बढ़िया से होली आपने मनाई है, धुलंडी मनाई है, कल रंगतेरस है, तो उसका भी आप आराम से आनंद लीजिए। और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कमल इस राजस्थान में ही नहीं, 2024 में तीसरी बार फिर से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी बने और इस देश के गांवों के लिए बहुत काम करना है। तो मोदी जी को अभी इस देश की बहुत जरूरत है और मोदी जी एक बार पूर्ण बहुमत से वापिस अपनी सरकार बनाकर, और राजस्थान में क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी और वल्लभनगर में भी अगर डबल इंजन लग गया तो वल्लभनगर विधानसभा निश्चित तौर पर आजाद हो जाएगी। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप इस परिवारवाद से एक मुक्ति दिलाने के लिए, इस परिवारवाद को खत्म करने के लिए एक बार कमल को जरूर खिलाएं। और मेरी तरफ से मैं आपको इस स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी के लिए 24 घंटे कार्य करने के लिए तैयार हूं और पार्टी टिकट दे या नहीं दे, पार्टी में कार्यकर्ता बनकर हमेशा काम करता रहूंगा। जी हिम्मत जी, सियासी होली के इस रंग में आपने अपना पार्टिसिपेशन किया, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये युवा नेता हिम्मत सिंह जी झाला हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि पार्टी के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे और अगर इन्हें पीछे हटना भी पड़ा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पीछे हटने को भी तैयार हैं। लेकिन यदि कार्यकर्ता के लिए, बिल्कुल कार्यकर्ता के लिए पीछे हटने को भी तैयार है। लेकिन इस बार हिम्मत सिंह जी का यह भी कहना है कि पूरी हिम्मत के साथ ये चुनावी रण में उतरेंगे और जब भी चुनावी बिगुल बजेगा तो इनकी पूरी रणनीति तैयार है। गांव के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहे महानगरों में रहकर इन्होंने काम किया हो, लेकिन गांव के साथ इनका जुड़ाव हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा भी। तो आगे की जो चुनावी जब बिगुल बजेगा, जब चुनावी रण सजेगा, तो उसके लिए अभी से आपको उदयपुर न्यूज बहुत बहुत बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।